ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नेक्स्ट हम एक नया सेक्शन स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ थोरेसिक कैविटी। ठीक है, जिसको हम थोरेक्स भी कहते हैं, इसको कुछ लोग चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। देखिए, चेस्ट कैविटी को स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। चेस्ट कैविटी की एक्सटेंशन कहाँ से कहाँ तक है। चेस्ट कैविटी ऊपर से नेक के लोअर पार्ट से स्टार्ट होती है और नीचे जाकर डायफ्राम पे एंड हो जाती है। डायफ्राम इज अ चीफ रेस्पिरेटरी मसल, ठीक है, विच सेपरेट थोरेसिक कैविटी फ्रॉम एब्डोमेन कैविटी। इधर देखें, अगर फॉर एग्जांपल ये ऊपर नेक का हिस्सा है, नेक, ये एक स्केच ड्रा करते हो ताकि आप लोगों को माइंड में बैठ जाए कि चेस्ट कैविटी क्या है। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल दिस इज नेक, नीचे इस तरह डोम शेप स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड डायफ्राम, इसको हम डायफ्राम कहते हैं। तो देखिए, इस डायफ्राम के नीचे जितना भी कैविटी है, दिस कैविटी इज अ होल नोन एज एब्डोमिनल कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? एब्डोमिनल कैविटी, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस कैविटी के जितने भी कंटेंट्स है उसको सराउंड किया गया है एक फैटी लेयर ने विच इज कॉल्ड पेरिटोनियम, इसलिए इस कैविटी का नाम पेरिटोनियल कैविटी भी है। क्लियर है? तो देखिए, नेक के लोअर पार्ट से लेके डायफ्राम के दरमियान ये जितना भी स्पेस है, दिस स्पेस इज कॉल्ड थोरेसिक कैविटी। इसको हम क्या कहते हैं? थोरेसिक कैविटी, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, चेस्ट कैविटी को इस बुक में जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें तरीका समझ आना चाहिए कि चेस्ट कैविटी में हमने पढ़ना क्या है। चेस्ट कैविटी के ऊपर हमने फोकस करना है। इट इज़ लाइंड बाय स्किन, इसके पहला स्किन है, स्किन के बाद जो मेम्ब्रेन है उसको हम फेशिया कहते हैं। स्किन के बाद फेशिया आएगी और फेशिया के बाद मसल्स आएंगे। क्या आएंगे? मसल्स। द मसल्स प्रेजेंट इन द चेस्ट कैविटी आर प्राइमरीली इंटरकोस्टल मसल्स। कौन से मसल्स होते हैं? इंटरकोस्टल मसल्स। फिर इस चेस्ट कैविटी के अंदर हम बोन्स के ऊपर फोकस करेंगे विच आर मेनली स्टर्नम। कौन सा बोन है? स्टर्नम। इस स्टर्नम को लोग चेस्ट बोन भी कहते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं? टवस, फ्रंट बोन भी कहते हैं। ये फ्रंट बोन है, बिल्कुल फ्रंट बोन, चेस्ट बोन, स्टर्नम, ये सारी एक पॉइंट है। ठीक है, और इस स्टर्नम के साथ जो कनेक्शन है वो रिब्स का है। वो किसका है? रिब्स का है। और ये रिब जाकर पीछे कहाँ के साथ जॉइंट है? वर्टेब्रल कॉलम के साथ। तो वर्टेब्रल कॉलम फ्रॉम बिहाइंड, स्टर्नम फ्रॉम द फ्रंट, ऑन बोथ साइड रिब। इससे इस तरह एक केज बनती है जिसको हम रिब केज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिब केज। तो हम अगर देखें, यहाँ पे एक पॉइंट याद रखें, दिस इज अ रिब, फॉर एग्जांपल दिस इज अ रिब, ईच रिब, ये एमसीक्यूज है, ईच रिब इन द चेस्ट कैविटी इज कॉल्ड कोस्टल। मतलब कोस्टल इज द वर्ड यूज फॉर रिब। एनाटमी के अंदर कोस्टल का मतलब क्या होता है? रिब। ओके, अगर हम एंट्रा की बात करें, एंट्रा, एंट्रा का मतलब होता है विद इन, किसी चीज के अंदर। एंट्रा, जिस तरह सेल के अंदर अगर हम बात करें दैट इज एंट्रा सेलुलर, एंट्रा मीन विद इन। लेकिन अगर हम किसी चीज के दरमियान की बात करें दैट इज कॉल्ड एंटर, इन बिटवीन इसको कहते हैं। अगर दो सेल की दरमियान बात है तो फिर क्या है? एंटर सेलुलर है। तो एंट्रा का मतलब है विद इन, एंटर का मतलब क्या है? इन बिटवीन। अब इधर देखिए, ये क्या है? ये एक रिब है, ये दूसरी रिब है, फर्स्ट रिब एंड सेकंड रिब। तो ये रिब के दरमियान स्पेस है या रिब के अंदर है? दरमियान है। तो ये एंटर होगा कि एंट्रा? एंटर। और कोस्टल मीन रिब के दरमियान है। सो एनी स्पेस बिटवीन टू रिब इज कॉल्ड इंटरकोस्टल स्पेस। उसको हम क्या कहेंगे? इंटरकोस्टल स्पेस कहेंगे। और उन इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर जो मसल्स आएंगे उसको हम इंटरकोस्टल, तो जो मसल बाहर हो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, जो अंदर हो ये एनाटमी है। इस तरह क्लियर है? जहन में कंसेप्ट पता होना चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है ना? रटना नहीं है। और जो सबसे अंदर हो उसको इनरमोस्ट इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं। इंटरकोस्टल मसल्स आर 3, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, इंटरनल इंटरकोस्टल, इनरमोस्ट इंटरकोस्टल मसल्स। ये 3 बस मसल याद रखने हैं। ओके जी, अब इधर देखिए, ये रिब जनाब जाकर फ्रंट में, जो चेस्ट के बिल्कुल फ्रंट में बोन है दैट इज कॉल्ड स्टर्नम, इसके साथ जाकर मिले हुए हैं। स्टर्नम के साथ रिब्स आर जॉइंट विद स्टर्नम बट विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। किसके साथ?
कार्टिलेज के साथ। अब इधर देखिए, ये कार्टिलेज है जो स्टर्नम को मिलाता है इस रिब के साथ। अब आप लोग को पता है कि ये क्या है, कार्टिलेज है, लेकिन उसका नाम क्या है, रटना नहीं है। कार्टिलेज है नाम पे, लेकिन किसको मिलाता है, रिब को मीन कोस्टल। आंसर विल बी विच कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। द कार्टिलेज विच मेक कनेक्शन ऑफ द रिब विद स्टर्नम इज कॉल्ड कोस्टल कार्टिलेज। बहुत आसान है, ठीक है ना, जहन में कंसेप्ट समझना है। तो आज के इस छोटे से क्लास में, क्योंकि आज जुम्मा है, ठीक है, वी विल टेक अ ब्रीफ क्लास टुडे, वी विल फोकस ऑन स्टर्नम फर्स्ट। कि स्टर्नम क्या है, इसकी क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी एनाटॉमिकल रिलेशन कौन कौन सी है। फिर इसके बाद विद सब्सीक्वेंट क्लासेस हम रिब केज के अंदर विसरल आर्गन पढ़ेंगे। विसरल आर्गन आर इंटरनल आर्गन। विसरल आर्गन दो है, लंग्स एंड हार्ट। हार्ट और लंग्स पढ़े हैं, और दो लंग्स के दरमियान जो स्पेस है जिसमें हार्ट पड़ा है उसको मेडिएस्टिनम कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हेडिंग दे दे स्टर्नम। शाबाश, कि व्हाट इज मेंट बाय स्टर्नम एंड व्हाट आर द मेन क्लिनिकल पॉइंट फॉर द स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम के बारे में हम बात करेंगे कि स्टर्नम क्या है और इसकी मेन पॉइंट्स कौन कौन सी हैं। ओके, सबसे पहले तो ये बात याद रखना है, स्टर्नम इज अ फ्लैट बोन। ये हमारे पास क्या है, फ्लैट लॉन्ग बोन है। देर आर मेनी बोन, शॉर्ट बोन, लॉन्ग बोन, लेकिन ये हमारे पास किस बोन में आता है, लॉन्ग बोन में। यहाँ पे इसका पॉइंट नंबर 1 लेके, इट इज फ्लैट बोन, इट इज फ्लैट इन नेचर, और इट इज लॉन्ग बोन, इट इज लॉन्ग बोन। भाई पेपर में नहीं आएगा ये दोनों, ये पेपर का क्वेश्चन नहीं है, ये आप लोगों को समझने के लिए है कि इट इज अ शॉर्ट, इट इज अ लॉन्ग बोन, फ्लैट इन नेचर, प्लेस्ड इन द थोरेसिक कैविटी वर्टिकली। कैसे प्लेस है, वर्टिकली। अगर एक बोन है ना वो ऐसा पड़ा है बॉडी में, दैट इज हॉरिजॉन्टली, और अगर ऐसा पड़ा है, द ओनली वन लॉन्ग बोन विच इज प्रेजेंट हॉरिजॉन्टली इज क्लेविकल। वो कौन सा बोन है, जिसको ब्यूटी बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं, या इसको कॉलर बोन ऑफ द बॉडी कहते हैं, ठीक है। तो एक लॉन्ग बोन जिसकी अरेंजमेंट हॉरिजॉन्टल है वो क्लेविकल है, लेकिन स्टर्नम हमारे पास वर्टिकली अरेंज है। पहले के लाइज वर्टिकली, इट इज अरेंज वर्टिकली, इट इज अरेंज वर्टिकली। ओके, फिर इसमें हमने जो मेन पॉइंट याद रखना है ना, जो एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, इस स्टर्नम की पार्ट्स है। स्टर्नम बोन की जनाब 3 पार्ट्स होती है। कितनी पार्ट्स, 3 पार्ट्स। तो लेके पार्ट्स ऑफ द स्टर्नम, पार्ट्स ऑफ स्टर्नम। Sternum bone consists of 3 parts. Number 1 is manubrium. The upper part of the sternum is called manubrium. इसके नीचे लेके जनाब नंबर 1 is manubrium. अब ये पॉइंट एमसीक्यूज में कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मेनोब्रियम के बाद जो पार्ट है स्टर्नम का, दैट इज कॉल्ड बॉडी ऑफ द स्टर्नम। इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी। तो सबसे लास्ट में ज़ीफाइड प्रोसेस होता है, दैट इज कॉल्ड ज़ीफाइड प्रोसेस, ज़ीफाइड प्रोसेस। दीज 3 आर द पार्ट्स ऑफ चेस्ट बोन या स्टर्नम, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे अगर आप लोग देखें, फॉर एग्जांपल इस साइड पे अगर हम यहाँ पे बनाएं, दिस अपर क्वाड्रेंगुलर शेप पार्ट ऑफ द स्टर्नम दैट इज नोन एज मेनोब्रियम। इसको हम क्या कहते हैं, मेनोब्रियम कहते हैं। ये ऊपर जो क्वाड्रेंगुलर शेप पार्ट है स्टर्नम की, इसका नाम क्या है, मेनोब्रियम। मेनोब्रियम के बाद जो पार्ट स्टार्ट होता है स्टर्नम का, दैट इज कॉल्ड बॉडी। इसको हम बॉडी कहते हैं। और बॉडी के बाद आखिर में जो स्टर्नम का लास्ट पार्ट है इस तरह थोड़ा सा, दैट इज कॉल्ड ज़ीफाइड प्रोसेस। इसको क्या कहते हैं, ज़ीफाइड प्रोसेस। तो देखिए, इसको जनाब हम मेनोब्रियम का नाम देंगे, मेनोब्रियम। इसको हम बॉडी कहेंगे और नीचे को हम ज़ीफाइड प्रोसेस कहेंगे। एनाटमी में पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टर्नम को हम इन 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब जो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना, जो आप लोगों ने समझना है वो ये है कि द मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज इज कि ये मेनोब्रियल पार्ट जहाँ पे ख़त्म होता है और कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है, बॉडी। इस दोनों की दरमियान एक एंगल बनती है। क्या बनती है, एंगल, दैट इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल।
इसको हम क्या कहते हैं, स्टर्नल एंगल। और इससे जनाब 2 MCQs आते हैं कि स्टर्नल एंगल का मतलब क्या है और एक सर्जन के लिए स्टर्नल एंगल को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो अब मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग लेके स्टर्नल एंगल, स्टर्नल एंगल इज द पॉइंट बिटवीन मेनोब्रियम एंड बॉडी ऑफ द स्टर्नम। एक पॉइंट तो याद रखें। तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दे दें कि व्हाट इज स्टर्नल एंगल, ताकि इसको हम जाने। आप लोग जाकर PMDC की प्रीवियस 5 से 6 साल पेपर उठाए, इससे 2 MCQ स्टर्नल एंगल से आते हैं, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में। अब आप लोग कहोगे इसके MCQs किस तरह आते हैं, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखें द एंगल फॉर्म बिटवीन मेनोब्रियम एंड बॉडी ऑफ स्टर्नम, दिस एंगल इज कॉल्ड स्टर्नल एंगल। एक पॉइंट तो ये है कि वो एंगल कहाँ पे है, दैट इज, और इस एरिया को हम स्टर्नल एंगल कहते हैं। लेकिन एक और बात, ये एंगल फॉर द फर्स्ट टाइम एक डॉक्टर ने मालूम किया था, उस डॉक्टर का नाम था लुइस। क्या? लुइस। इसलिए इसको एंगल ऑफ लुइस भी कहते हैं, ये भी याद रखें। स्टर्नल एंगल इज आल्सो नोन एज एंगल ऑफ लुइस। इसको हम एंगल ऑफ LIOUS लुइस भी कहते हैं कुछ बुक्स वाले। लेकिन एनाटमी में अच्छा प्रोनाउंस कैसे करेंगे, एंगल ऑफ लुई, इसमें एस साइलेंट होता है। एंगल ऑफ लुई ये प्रोफेसर लोग बताते हैं, लेकिन एंगल ऑफ लुइस भी आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन एंगल ऑफ लुई इसको इसलिए कहते हैं, लुई वाज द पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम फाइंड आउट द स्टर्नल एंगल। क्लियर है? इस स्टर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस क्या है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नीचे लेके इंपॉर्टेंस। अब इस इंपॉर्टेंस से MCQs आएंगे कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्टर्नल एंगल। ठीक है, एक बंदा आ जाए, शाबाश महमूद आ जाए आप। अब इस स्टर्नल एंगल की इंपॉर्टेंस को हम मालूम करेंगे। ठीक है, देखें, दिस इज अ चेस्ट कैविटी। ठीक है, इस एरिया पे अगर हम इस तरह हाथ रखें ना, ये एरिया, यहाँ पे एक डिप्रेशन है। डिप्रेशन है कि नहीं? दिस डिप्रेशन इज द अपर पार्ट ऑफ दिस मेनोब्रियम। ये मेनोब्रियम का बिल्कुल अपर पार्ट है। इसके बाद ये स्टर्नम स्टार्ट होता है। अब याद रखें, इस मेनोब्रियम और बॉडी के दरमियान जो यहाँ पे एंगल बनती है ना, यहाँ पे, ये क्या है? स्टर्नल एंगल। इस स्टर्नल एंगल को जब सर्जन मालूम करता है ना, याद रखें, अगर मैं एक सर्जन के तौर पर इस स्टर्नल एंगल पे उंगली रखता हूँ, तो बिल्कुल इसकी फ्रंट पे जो मुझे रिब मिलती है ना, दैट इज सेकंड रिब। ये MCQs है। विच रिब लाइज एग्जैक्टली इन द फ्रंट ऑफ स्टर्नल एंगल? आंसर इज सेकंड रिब। अब आप लोग कहोगे सर इसका फायदा क्या है? इसको कहते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू काउंट द रिब। जब हम रिब की काउंटिंग करते हैं तो हम कहाँ से करते हैं? फर्स्ट रिब से या सेकंड से? सेकंड रिब से करते हैं। इसलिए कि फर्स्ट रिब थोड़ा सा ऊपर है और वो क्लेविकल के पीछे से आती है, तो फर्स्ट रिब को आइडेंटिफाई करके थोड़ा सा मुश्किल होता है। फर्स्ट रिब को मालूम करना मुश्किल काम है बनिस्बत किस रिब को? सेकंड रिब। और सेकंड रिब की आसानी किसने हमें प्रोवाइड की है? स्टर्नल एंगल ने। तो स्टर्नल एंगल का एक फायदा ये है, फ्रॉम हेयर वी कैन स्टार्ट द काउंटिंग ऑफ रिब। एक MCQ, यहाँ से हम क्या स्टार्ट कर सकते हैं? काउंटिंग ऑफ द रिब। और कौन सी रिब से काउंट स्टार्ट होगी? सेकंड रिब। बात क्लियर है कि नहीं? तो ये MCQs है। अब आप लोग कहोगे काउंटिंग ऑफ द रिब का क्या फायदा है? एनीवन? काउंट क्यों करते हैं? नंबर 1, टू लोकेट द डिफरेंट ऑर्गन, स्पेशली एपेक्स ऑफ द हार्ट। Apex of the heart lies in the 5th intercostal space. Next MCQs, excellent. Next, शाबाश, इस तरह लोग सीखते हैं। Why we are counting the rib? Zohaib, Hamza, to find out लोकेशन। एक बात तो हो गई, एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आए दिन अस्पताल में मिलेगा। आए दिन अस्पताल में ECG लीड को रखने के लिए चेस्ट लीड होते हैं। चलो वो भी चली गई बात। अस्पताल में हर रोज आप लोग करोगे हाउस ऑफिसर में, HO शिफ्ट में, शाबाश, एक्सीलेंट। समटाइम देयर इज एक्सेस फ्लूइड अक्यूमुलेशन इन द लंग्स, दैट इज प्लूरल इफ्यूजन। तो क्या कहते हैं? प्लूरल इफ्यूजन या एक्सेस एयर अक्यूमुलेशन इज नीमोथोरेक्स। इसको क्या कहते हैं? नीमोथोरेक्स। तो अगर लंग्स के इर्द गिर्द केविटी में एयर आ गई या फ्लूइड आ गई, दोनों का हल यह है कि नीडल के जरिए उसको बाहर निकालना। तो देखें,
लंग्स में अगर फ्लूइड है वो नीचे बैठेंगे, लेकिन अगर एयर है वो ऊपर आएगी, क्योंकि एयर ग्रेविटी की वजह से ऊपर आती है, फ्लूइड ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगी। तो फ्लूइड और एयर के लिए दोनों का एक ही इंटरकोस्टल स्पेस होगा या डिफरेंट? डिफरेंट, क्योंकि एयर मोस्टली अपर पार्ट में जाती है और फ्लूइड कहाँ पे जाती है? लोअर पार्ट में। हमें कैसे पता चलेगा कि फ्लूइड को कहाँ से ड्रेन करना है या एयर को कहाँ से ड्रेन करना है? इफ वी नो द काउंटिंग ऑफ रिब्स। तो फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे हम फ्लूइड ड्रेन करते हैं, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे हम एयर को ड्रेन करते हैं, और ये हमें तब आएगा जब हमें रिब काउंट करना आता हो। सो इफ वी नो द रिब काउंटिंग, you can put the correct position of the needle to draw excess fluid or excess air from the lungs. In case of pneumothorax in pleural effusion. लेकिन ये काउंटिंग हम कब सीखेंगे? अगर हमें किस एंगल का पता हो? स्टर्नल एंगल का पता हो। ये पॉइंट समझ आ गई? इधर तो खड़ा हो जाए। एक इंपॉर्टेंस लेके, सेकंड रिब lies in front of what? स्टर्नल एंगल। एक एमसीक्यूज कि भाई विच रिब विल बी लाइज इन द फ्रंट ऑफ स्टर्नल एंगल, और आज के बाद एज अ डॉक्टर ये भी पता चल गया कि रिब काउंटिंग किस रिब से स्टार्ट होती है? सेकंड रिब से, क्योंकि लोकेट करना आसान है। फर्स्ट रिब क्लेविकल के पीछे से गुजरती है, उसको लोकेट करना मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। इधर देखें, अगर ये स्टर्नल एंगल है, सारे फोकस करें, लिखना नहीं है, ये स्टर्नल एंगल है। इस स्टर्नल एंगल को अगर हम पंक्चर करें और ये पंक्चर हम किस साइड से निकालें? बैक साइड से, तो हम कहीं ना कहीं वर्टेब्रा से तो निकलेंगे ना। कहते हैं कि अगर स्टर्नल एंगल को हम सीधा पंक्चर करें और पीछे वर्टेब्रा से गुजरे, तो ये किन दो वर्टेब्रा के दरमियान से गुजरेगी? ये पॉइंट, ये नीडल T4 एंड T5। एमसीक्यूज, थोरेसिक वर्टेब्रा कौन कौन से? T4 एंड T5। तो अगर यहाँ पे थोरेसिक T1, T2, T3, T4, T12 तक होते कि नहीं? अगर T4, T5 के दरमियान में इसको इस तरह पंक्चर करूं, तो यहाँ पे किस एंगल से मैं जाऊंगा? स्टर्नल एंगल। तो स्टर्नल एंगल लाइज पोस्टीरियरली इन बिटवीन T4 एंड T5। नेक्स्ट एमसीक्यूज, तो पोस्टीरियरली लाइज इन बिटवीन, हाँ जी, अब यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एग्जाम। वो ये है, इधर देखें, ये जनाब स्टर्नल एंगल है, ये फ्रंट की बात है। पीछे से आप जाके देखे तो थोरेसिक वर्टेब्रा T1, T2, T3 इस तरह ये वर्टेब्रा है कि नहीं? T1, T2, T3, T4 एंड T5, T6 अप टू T12, फिर लंबर L1, L2 इस तरह नीचे। अब इधर फोकस करें, अगर मैं इस स्टर्नल एंगल को इस तरह एक इमेजिनरी लाइन से ड्रा करूं पीछे की तरफ, तो हम किसके दरमियान से गुजरेंगे? T4 एंड T5। अब ये एमसीक्यूज याद रखें, ये स्टर्नल एंगल है ना, ये स्टर्नल एंगल है, एक लंग इधर है, एक लंग इधर है। इस एंगल के बिल्कुल बिहाइंड हार्ट है। यहाँ पे क्या पड़ा है? हार्ट है, हार्ट। और हार्ट जिस स्पेस में पड़ा है उसको क्या कहते हैं? मेडियस्टिनम कहते हैं। अब ये लाइन मैंने ड्रा की है T4, T5 और स्टर्नल एंगल के दरमियान। एक स्पेस इस एंगल इस लाइन से ऊपर बन गई और एक स्पेस हो नीचे बन गई। याद रखे, द स्पेस विच इज प्रेजेंट अबव द लाइन बिटवीन स्टर्नल एंगल एंड T4, T5, इस स्पेस को सुपीरियर मेडियस्टिनम कहते हैं और इस स्पेस को इंफीरियर मेडियस्टिनम। तो हार्ट का कुछ हिस्सा सुपीरियर मेडियस्टिनम में होता है और कुछ इंफीरियर में। अब ये मैं एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में कि कौन सा वेंट्रिकल या कौन सा एट्रियम किस मेडियस्टिनम में होता है। आज तक तो हमें सिर्फ ये पता है कि हार्ट प्रेजेंट इन मेडियस्टिनम, बट मेडियस्टिनम इटसेल्फ इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सुपीरियर मेडियस्टिनम एंड, और ये दो पार्ट्स हमें तब मिलेंगे जब हम लाइन ड्रा करके किस एंगल को एज अ लैंडमार्क लेंगे? स्टर्नल एंगल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इसका क्या है? दिस एंगल डिवाइड मेडियस्टिनम इनटू टू, सुपीरियर एंड इंफीरियर। नेक्स्ट एमसीक्यूज ये भी लेके यहाँ पे क्या बात अब लेके, दिस एंगल डिवाइड सुपीरियर या डिवाइड की बजाय आप लोग लिखे सेपरेट
फ्रॉम इंफीरियर मीडियस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। अगर ये एंगल ना होते ये बातें ना होती। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज भाई, ऊपर से इस तरह, नेक से ऊपर से इस तरह एयर पाइप आती है जिसको ट्रेकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेकिया। और जब ये ट्रेकिया किस एंगल पे पहुंचती है? स्टर्नल एंगल पे। ऊपर से आती है ना ट्रेकिया, और जब वो स्टर्नल एंगल पे पहुंचती है वहां पे वो दो में डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट ब्रोंकस और राइट ब्रोंकस। तो राइट ब्रोंकस राइट लंग की तरफ जाती है और लेफ्ट की तरफ जाती है। और देखे ये ट्रेकिया है इस तरह, ये किस एंगल पे जब पहुंचती है? शाबाश, स्टर्नल एंगल पे। ये इस तरह डिवाइड हो जाती है, कितने में? दो ब्रांचेस में। इसको कहते हैं बाइफोर्केशन। बाइफोर्केशन मीन दो में डिवाइड होना। ट्रेकियल बाइफोर्केशन अगर एट विच एंगल? स्टर्नल एंगल। तो अगर स्टर्नल एंगल के बिहाइंड ये स्किन हम रिमूव करें ना, तो यहाँ पे मेन ट्रेकिया दो में डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे अगर इंजरी हो जाए तो ट्रेकिया की एंड पॉइंट को प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? ये ट्रेकिया का फर्स्ट पॉइंट है या एंड पॉइंट है? द एंड पॉइंट ऑफ ट्रेकिया वेयर इट डिवाइड इनटू टू इज कॉल्ड कैरिना। ये भी एमसीक्यूज है। कैरिना इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ ट्रेकिया वेयर इट डिवाइड इनटू राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस। और ये बाइफोर्केशन कहाँ पे होती है? आंसर इज स्टर्नल एंगल। यहाँ पे लेके ट्रेकियल बाइफोर्केशन अकर। एट स्टर्नल एंगल। भाई ये सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है कि नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे भाई एमसीक्यूज जरूर आता है, ठीक है। एक और पॉइंट आता है एमसीक्यूज में, ये साइड, इधर साइड पे लेके, ट्रेकियल बाइफोर्केशन occur at the level of dash anyone which vertebra? आंसर इज इन बिटवीन। जहां पे स्टर्नल एंगल है ना, तो स्टर्नल एंगल बिहाइंड किसके पीछे जाती है? तो वहां पे ये बाइफरकेट भी होगी। तो एग्जामिनर दो होते हैं, ये मैंने खुद देखे एग्जाम में। अगर एमसीक्यूज में आया है कि ट्रेकियल बाइफोर्केशन अकर एट डैश, और ऑप्शन ए T4 T3, बी T4 T5, T4 T6, आंसर तो T4 T5 होगा। लेकिन अगर ये ऑप्शन है ए T3, बी T4, सी T5, यू विल प्रेफर T4। फिर क्या होगा? ये T4 पे ज्यादा बाइफोर्केट, T5 से पहले पहले बाइफोर्केट होती है। तो इन बिटवीन T4 T5 है, लेकिन वी विल बी प्रेफरेबली गो फॉर विच आंसर? T4। यार 4 मीन बाइफोर्केट, फोर T4 है, मतलब ट्रेकियल बाइफोर्केट। फोरकेट का मतलब क्या है? कि 4 की लेवल पर ये बाइफोर्केट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट एमसीक्यूज, न्यूनेट। ये सारे एमसीक्यूज है। न्यूनेट, ट्रेकियल साइज। न्यूनेट जो बच्चा होता है उसमें ट्रेकिया का साइज 4 सेंटीमीटर होता है। ये भी एमसीक्यूज है, ये आप लोगों ने रटना है, ये रटने वाली एमसीक्यूज है। 4 सेंटीमीटर। और ये सीपीएस पार्ट 1 में भी आ रहा है बहुत मरतबा। न्यूनेट इज अ बेबी ऑफ फर्स्ट 28 डेज। पहले 28 दिन के बच्चे को न्यूनेट कहते हैं। अगर एक बच्चा पैदा हो जाए ना आज, उसकी 4 हफ्ते की जिंदगी क्या होती है? न्यूनेटल लाइफ होता है। फिर 1 साल तक बच्चे को इन्फेंट कहते हैं। तो ये याद रखना है कि 4 हफ्तों की बच्चे में ट्रेकिया की फुल साइज कितनी होती है? 4 सेंटीमीटर। और जब बंदा एडल्ट हो जाते हैं, हम जैसे लोग, हम में फिर ट्रेकिया की साइज 10 सेंटीमीटर तक जाती है। तो लेकिन एडल्ट ट्रेकियल साइज, आंसर इज 10 सेंटीमीटर। ये एमसीक्यूज है, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर फॉर एडल्ट, 4 सेंटीमीटर फॉर न्यूनेट, ट्रेकियल बाइफोर्केशन T4 एंड ट्रेकिया बाइफोर्केट एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। ये 4 पॉइंट है, इसमें जरूर एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इधर देखें, यहाँ पे तो आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जनाब इस तरह, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस तरह फॉर एग्जाम्पल हार्ट है। मीडियस्टम में क्या होता है? हार्ट। कुछ पार्ट सुपीरियर में, कुछ पार्ट इंफीरियर में। इधर देखें, लेफ्ट वेंट्रिकल इज अ पंपिंग चेम्बर। इस लेफ्ट वेंट्रिकल से इयोटा निकलता है। क्या? इयोटा। इयोटा के कितने पार्ट्स होते हैं?
इधर देखिए, दिस पार्ट इज कॉल्ड हाँ असेंडिंग एओर्टा। ये किसका पार्ट है? असेंडिंग एओर्टा। फिर असेंडिंग एओर्टा के बाद क्या होता है, और फिर नीचे क्या होता है? डिसेंडिंग एओर्टा। हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ द एओर्टा? पार्ट ऑफ एओर्टा गोइंग अप असेंडिंग, आर्च ऑफ एओर्टा डिसेंडिंग एओर्टा। अब इधर देखें, जहां पे असेंडिंग एओर्टा खत्म होता है और क्या स्टार्ट होता है, तो वो किसके लेवल पे होता है? वो लाइन जो स्टर्नल एंगल से आती है। और जहां से डिसेंडिंग आर्च खत्म होकर क्या बनता है, तो वो भी कहां पे खत्म होता है? स्टर्नल एंगल से। इसका मतलब कि आर्च ऑफ एओर्टा स्टार्ट एट द स्टर्नल एंगल एंड एज वेल एज इट एंड एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। और स्टर्नल एंगल के ऊपर स्पेस कौन सा है? सुपीरियर मीडियस्टिनम है। ये कौन सा पार्ट है? पूरा आर्च है ना। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा इस एंगल से ऊपर है कि नीचे? तो आर्च के बाद याद रखें, आर्च ऑफ एओर्टा इज अ कंटेंट ऑफ सुपीरियर मीडियस्टिनम। ये किसके अंदर आती है? सुपीरियर मीडियस्टिनम। तो इधर देखिए, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम क्या कहेंगे? पहले वाले को ये क्या है? जंक्शन बिटवीन असेंडिंग एंड आर्च ऑफ एओर्टा। जंक्शन बिटवीन आर्च एंड आर आल्सो प्रेजेंट एट द लेवल ऑफ स्टर्नल एंगल। तो नेक्स्ट 5वां नंबर पॉइंट, जंक्शन बिटवीन ascending and arch of aorta and descending and arch of aorta lies at sternal angle। भाई एक एंगल को सर्जन देखते हुए ये इन सब चीज़ों का अंदाजा लगा सकता है। तो इट इज इम्पोर्टेंट और नॉट? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्लास से किसी को कुछ भी समझ में ना है, नॉट इम्पोर्टेंट, बट दीज 5 फिंगर शुड बी ऑन फिंगर टिप्स। 5 चीज़ें हैं, 5 फिंगर टिप्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टर्नल एंगल से कोस्टल कार्टिलेज सेकंड रिब स्टार्ट होता है। स्टर्नल एंगल के लेवल पर क्या होता है? T4 T5 लाइन करता है। इस एंगल से हम मीडियस्टिनम को 2 में डिवाइड करते हैं। इस एंगल से जनाब ट्रेकिया की बाइफर्केशन होती है और इस एंगल पे असेंडिंग एओर्टा की स्टार्ट होती है और सेम एंगल पे आर्च ऑफ एओर्टा की एंड होती है। क्लियर है? ये 5 बातें हैं, बुक वाले ने भी लिखे हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं जनाब नीचे, एक नोट लेके, नोट दिस स्टर्नम बोन, इसकी जो बॉडी है स्टर्नम बोन की, ऊपर तो मेनोब्रियम है, फिर बॉडी है, फिर जीपॉइड प्रोसेस है। जो स्टर्नम की बॉडी है ना, इट इज रिच इन द बोन मैरो, ये याद रखें। मतलब स्टर्नम की जो बॉडी है इसमें रिच बोन मैरो है और ये बार कंटिन्यूसली पूरी जिंदगी भर, इंसान की उम्र जितनी भी हो, थ्रू आउट द लाइफ इट इज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आरबीसी। ये क्या पैदा कर सकती है? आरबीसी। इसलिए दिस इज द चॉइस ऑफ इंटरेस्ट पार्टेकिंग बोन मैरो बायोप्सी इन एनी एज ऑफ द लाइफ। अगर आपने किसी भी एज में बोन मैरो बायोप्सी करनी है तो एक्टिवली सेल कौन सा बोन प्रोड्यूस करती है? स्टर्नम। ये पूरी जिंदगी याद रखें। लेकिन यहाँ पे एक बोन है, इलियक बोन, जो हम पढ़ चुके हैं, हिप बोन का पार्ट, उसका एक एलिवेटेड पॉइंट, उसको हम इलियक क्रस्ट कहते हैं। क्या? इलियक क्रस्ट। द मोस्ट कॉमन साइट पार्टेकिंग बायोप्सी इज इलियक क्रस्ट। लेकिन 2 लोगों में अगर एक बंदा बहुत ओबीज है, फैटी है, तो उसमें इलियक क्रस्ट हमें सही तरीके से मालूम नहीं होगा। इफ इलियक क्रस्ट इज नॉट पाल्पेबल, इज नॉट आइडेंटिफाइड, द नेक्स्ट चॉइस ऑफ टेकिंग इंटरेस्ट फॉर बायोप्सी इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम। और अगर एक बंदा 80 साल का भी है ना, उसकी किसी भी एरिया में बोन मैरो की गुंजाइश नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन हम कहाँ से ले सकते हैं? बॉडी ऑफ द स्टर्नम। तो यहाँ पे इसका नोट लेके ना कि बॉडी ऑफ द स्टर्नम प्रोड्यूस एक्टिव रेड सेल throughout life, therefore it is the choice of interest for bone marrow biopsy। बायोप्सी का मतलब है टेकिंग पीस ऑफ टिश्यू,
थोड़ा सा पीस ऑफ टिश्यू लेकर माइक्रोस्कोप में देखकर किसी भी पैथोलॉजी के बारे में चीज़ें बताने इसको क्या कहते हैं? बायोप्सी। मेनी कैंसर्स आर डायग्नोज बाय टेकिंग बायोप्सी। द डेफिनेटिव डायग्नोज फॉर कैंसर इज बायोप्सी। याद रखें, कैंसर की डेफिनेटिव डायग्नोसिस हम किससे ले सकते हैं? बायोप्सी। द कैंसर अराइजेस फ्रॉम बोन मैरो स्कार्ड। एनीवन? एनी कैंसर विच अराइजेस फ्रॉम द बोन मैरो, किसी भी बोन की बोन मैरो से आने वाला कैंसर इज ल्यूकीमिया। इसको क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज अ ब्लड कैंसर। लोग कहते हैं ना खून का कैंसर, इट इज अ बोन मैरो कैंसर। दो कैंसर होते हैं, एक ब्लड से आते हैं और एक लिम्फ नोड से आते हैं। लिम्फ नोड से आने वाला कैंसर लिम्फोमा, इसको क्या कहते हैं? हजकिन लिम्फोमा एंड नॉन हजकिन लिम्फोमा, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन बोन मैरो से आने वाला कैंसर इज ल्यूकीमिया। तो फिर बोन मैरो में तो बी सेल भी है और टी सेल भी है, तो बी सेल ल्यूकीमिया एंड टी सेल ल्यूकीमिया वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें याद रखें कि किसी भी कैंसर की डेफिनेटिव डायग्नोसिस बायोप्सी से होती है। एप्लास्टिक इनीमिया का नाम सुना है? एप्लास्टिक इनीमिया की अंदर पैनसाइटोपिनिया होते हैं, सारे सेल लाइन डाउन होते हैं, बोन मैरो फाइब्रोसिस होती है, उसकी डेफिनेटिव डायग्नोज भी किससे होती है? बोन मैरो बायोप्सी से होती है। लेकिन स्टर्नम इज नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी टू टेक बायोप्सी, द फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज इलियक क्रस्ट। लेकिन जिन कंडीशन में इलियक क्रस्ट हम आइडेंटिफाई ना करें या जहाँ पे हमें डिफिकल्टी हो और हमारे पास कोई और ऑप्शन ना हो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बॉडी ऑफ द स्टर्नम। यहाँ से हम पीस ऑफ टिश्यू लेकर बायोप्सी ले सकते हैं, ठीक है ना? ओके, गुड क्वेश्चन। इलियक क्रस्ट की बोन मैरो बायोप्सी इज मोर एफिशिएंट इन यंगर एज, बट विद द एज इट लूजेस इट कैपेबिलिटी। लेकिन स्टर्नम रिमेन थ्रू द लाइफ एज इट इज, उसी तरह। लेकिन इलियक क्रस्ट वी कैन टेक, बट लेटर इन द लाइफ इन द हिप बोन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ ओस्टियोपोरोसिस, ठीक है। तो फिर उसके अंदर वो बायोप्सी की उतनी ज्यादा, फिर रिस्क बेनिफिट को देखकर अगर हम बायोप्सी करें और गलती से कोई नीडल के साथ इन्फेक्शियस एजेंट जाए, बायोप्सी इज अ डायग्नोस्टिक टेस्ट बट इटसेल्फ इट कैन कॉज ल्यूकीमिया। ये भी क्या करा सकता है? ल्यूकीमिया। ये बोन मैरो इन्फेक्शन करा सकती है, ल्यूकीमिया करा सकती है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स याद रख लेने हैं। तो ये जनाब 5 पॉइंट्स है, दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द स्टर्नल एंगल। इस पूरे कहानी से हमें, अगर आप लोगों से एक वर्ड में कोई पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टर्नम, फंक्शन ऑफ स्टर्नम क्या है? नंबर 1, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। नंबर 2, इट प्रोवाइड अटैचमेंट टू द रिब्स, ये रिब्स के साथ अटैचमेंट प्रोवाइड करती है। स्टर्नम प्रोवाइड एंड स्टर्नम मेंटेन द पोस्चर ऑफ बॉडी, ये बॉडी की पोजीशन, पोस्चर, शेप को मेंटेन करती है। ये सारी की सारी मेन पॉइंट है। स्टर्नल फ्रैक्चर इज वेरी रेयर, स्टर्नल फ्रैक्चर इज वेरी वेरी रेयर, ये याद रखें। मतलब स्टर्नम बोन टूटता नहीं है ज्यादा, इट इज वेरी वेरी रेयर, बट इट कैन बी फ्रैक्चर, होने पे हो सकता है, लेकिन बोन फ्रैक्चर में स्टर्नम इज अ रेयर फ्रैक्चर, ठीक है। लेकिन द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ फ्रैक्चर इन एडल्ट स्टर्नम इज रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ड्यूरिंग एक्सीडेंट व्हेन द ड्राइवर हिट टू द स्टीयरिंग। स्टीयरिंग के साथ देखे, ड्राइवर जब सीट बेल्ट नहीं बांधता ना, ये आप लोगों को सोचने की बात है ना। अगर एक बंदा है वो ड्राइविंग करता है, वो सीट बेल्ट नहीं बांधता और उसने एक्सीडेंट किया है, तो बंदा फॉरवर्ड जाता है कि नहीं? एक्सीडेंट के बाद जब आप फॉरवर्ड जाते हैं और आपकी स्टर्नम स्टीयरिंग के साथ लगती है ना इस तरह, तो उसमें फिर स्टर्नम की फ्रैक्चर चांसेस ज्यादा होती है। अदरवाइज स्टर्नल इन्फेक्शन एज वेल एज स्टर्नल फ्रैक्चर्स आर वेरी वेरी रेयर, ठीक है। सो कीप इन माइंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह कल से हम फिर नेक्स्ट प्रॉपर्ली टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। ऑफ कोर्स नहीं 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 नहीं, स्टर्नम रिब के साथ है और रिब फिर वर्टेब्रल कॉलम के साथ है। इसके दरमियान केज है, एक इस तरह केज है, पिंजरा है, और इसके अंदर हार्ट और लंग्स पड़े हैं। इस तरह डायरेक्ट नहीं है बॉडी के अंदर, ठीक है। कल इंशाल्लाह क्लास विल बी एट सेम टाइम एट 11 AM। कल सैटरडे है बट देयर विल बी 2 क्लासेस, ओके। और टेस्ट के लिए प्रिपेयर करते हो, ऑन थर्सडे विल बी टेस्ट ऑन एब्डोमेन, अपर लिम्ब एंड लोअर लिम्ब।